अच्छा, बचपन में बहुत ये चाकू छुरी ना तेज कराने वाले या करने वाले आते थे और ऐसे आवाज लगाते थे, चक्कू चाकू छुरी तेज करा लो। बड़ा मजा आता था, वी यूज्ड टू इमिटेट। बट अब वो कल्चर चला गया जी, ये चाकू खराब हो जाता है, लोग उठा के फेंक देते हैं, नया ले आते हैं। अब मैं चाकू की एकाएक क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि रामपुर का चाकू लेकर एक नए आशियाने में एंट्री मार रहे हैं धीरज और रज्जी। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, जब आता है तो वो तबाही लेकर आता है। और अब बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है रज्जी की। शादी के बाद ससुराल ही हर लड़की का घर होता है, मगर अब कहानी बदल चुकी है रज्जी की, क्योंकि उसे अपने ही ससुराल से बेघर कर दिया गया है। लेकिन इस बुरे वक्त में अपना पति धर्म निभा रहा है धीरज, क्योंकि अब उसे रज्जी की चिंता हो रही है। धीरज अब पहले वाला नहीं है, बल्कि वो बदल गया है अपनी रज्जी के लिए। रज्जी को घर से निकाल दिया सबने और रज्जी अपना सामान वामान लेकर के चली गई है। और मोगरा को लग रहा है कि अपनी चाल में पूरी तरीके से जो है कामयाब हो गई है। और फिर वो प्रिया को परेशान कर रही होती है। तो मैं प्रिया के बिहाफ पे जाके मोगरा को सुनाता हूँ कि हर शेर को एक सवा शेर मिल ही जाता है। और मोगरा जी इतनी ज़्यादा खुश हो करके मत घूमिए आप, आपको कंट्रोल करने का बहुत शौक़ है, लेकिन इतना कंट्रोल करने के बारे में, जब भी आप किसी को दोबारा कंट्रोल करने के बारे में सोचे भी तो याद रखिएगा कि आपके भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जिन पे पर्दा डला हुआ है, तो कहीं वो बाहर ना जाए। तो उसके बाद फिर मैं रज्जी के पास चले जाता हूँ। रज्जी जहाँ होती है उसको खाने का सामान लेकर के, ताकि वो आराम से रह सके। तो बेसिकली धीरज जो है वो रज्जी की पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। और अब मोगरा की जाल में फंस गई है रज्जी, लेकिन धीरज और रज्जी ने अभी तक हार नहीं मानी। धीरज तो रज्जी का बखूबी साथ निभा रहा है, क्योंकि उसने रज्जी के रहने का इंतजाम भी कर दिया है। और सिर्फ रहने का ही नहीं, बल्कि खाने का भी इंतजाम कर दिया है। रज्जी के पास तो कपड़ा है ही, मगर रोटी और मकान भी अब मिल चुका है। पति हो तो धीरज जैसा, जो अपनी पत्नी को इस घड़ी में छोड़ा नहीं, बल्कि कदम से कदम मिलाकर उसके साथ खड़ा है। उसने जाने भी इसलिए दिया रज्जी को घर से बाहर, ताकि मोगरा को एक्सपोज कर दिया जा सके और वो बाहर से रह करके ट्राई करे, क्योंकि घर में तो मोगरा चीज़ें नहीं होने दे रही हैं। तो धीरज ने रज्जी को जाने दिया ताकि रज्जी बाहर से पूरी कोशिश करती रहे मोगरा को एक्सपोज करने के लिए, और धीरज जो है वो अंदर से रह करके उसकी हेल्प करे। धीरज और रज्जी का मिशन बस इतना है कि मोगरा को एक्सपोज किया जाए, वो भी जल्द से जल्द। रज्जी घर से बाहर मोगरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी, तो वहीं धीरज घर के अंदर से, ताकि वो मोगरा का पर्दाफाश कर सके, वो भी पूरे घर वालों के सामने। रज्जी को घर से बाहर, ताकि मोगरा को एक्सपोज कर दिया जा सके और वो बाहर से रह करके ट्राई करे, क्योंकि घर में तो मोगरा चीज़ें नहीं होने दे रही हैं। तो धीरज ने रज्जी को जाने दिया ताकि रज्जी बाहर से पूरी कोशिश करती रहे मोगरा को एक्सपोज करने के लिए, और धीरज जो है वो अंदर से रह करके उसकी हेल्प करे। पता नहीं यार, बट मुझे ये पता है कि धीरज जो है वो रज्जी का ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है और वो हर चीज़ के बारे में सोच रहा है, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे उसकी सेफ्टी हो, उसको वो रामपुरी चाकू भी ला करके दे रहा है। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो सेफ रहे और आराम से रह सके। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
है बरसात में बरसात का सीन करने का एक अलग ही मजा होता है। अब कितने दिनों से हम ये गुजारिश कर रहे थे लक्ष्मी निवास के राइटर से कि राधिका और वीर के बीच में रोमांटिक सीन जल्द से जल्द शूट किया जाए। अब हमारी गुजारिश पर तुरंत अमल किया गया और देखिए वीर और राधिका के बीच एक कितना प्यारा बरसात वाला रोमांटिक सीन शूट किया जा रहा है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर जब आप एक्टर को बरसात में भीगते हुए देखते हैं ना, तो आपको ये सीन गजब का लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे जब इस सीन को एक्टर्स को करना पड़ता है ना, तो सच में बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है। जैसे कि अभी आप देख रही हैं, ठंड लगेगी, मज़ा आएगा, करेंगे। बट हाँ, आई एम रियली एक्साइटेड। मैं बड़ी खुश हूँ कि आज हम ये सीक्वेंस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उमस टाइप की गर्मी हो रही है, गर्मी भी लग रही है, थोड़ी बहुत हवा चल रही है, तो ये जो बारिश में हम भीगेंगे मज़ा आएगा। मेरी तैयारी पहले से है, मज़ा आएगा। रात के 12 बज रहे हैं और बरसात में लगातार भीगना इतना आसान नहीं होता है। ठंड भी लग रही है लेकिन सीन भी देना है, और इसी बरसात के बीच में इमोशन भी एकदम नेचुरल वाला आना चाहिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट हो रहा है। राधिका जो इतने दिनों से अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी थी ना, अब लगता है उसकी फीलिंग्स बाहर आ गई है। आई फील जब बारिश होती है ना, तो इट जस्ट बहुत सारी चीजें एक इंसान फील करता है। वैसे वीर सरप्राइज देना चाहता था राधिका को, तभी तो आंखों पर पट्टी बांधकर वो सीधा मार्केट आया। मार्केट में दोनों ने पेट पूजा की और उसके बाद जब घर जाने की बारी आई तो भरी बरसात में दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय किया। कुछ ऐसा है कि राधिका जी बड़ी नाराज हो जाती हैं। जो भी घर में कार्यक्रम चल रहा था, तो वीर ने सोचा कि भाई इनको इनके घर ले जाओ, अपने मम्मी पापा से मिलेंगी, शांत हो जाएंगी, तो खुश हो जाएंगी, मतलब थोड़ा दुख दर्द इनका कम होगा। तो वीर वही सरप्राइज के लिए ले जा रहा है। और अब वो सब सारा हो गया, सारा ड्रामा हो गया, ड्रामा तो नहीं, मतलब इट वॉज अ नाइस क्यूट सीन। वो सब हो गया, उसके बाद हम लोग निकले तो इनको नींद आने लगी, तो हम चाय की टपरी में रुक गए। तो बस यही पूरा सीक्वेंस। अब आज के लिए हम केवल इतना ही कहेंगे कि इस सीन को देखकर मजा आ गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, झूठ चाहे जितनी भी देर कैमोफ्लेज रहे, लेकिन इवेंचुअली तो सबके सामने आ ही जाता है। और अब तो अवनी का सच भी सबके सामने जग जाहिर हो गया है। सवाल ये है कि अब अवनी कैसे टिकी रहेगी यहाँ। अपनी पत्नी को पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखना
ये किसी भी पति के लिए सम्मान की बात होती है। आज जब ईशा अपनी वर्दी पर अपना नेम प्लेट लगा रही है तब देखिए कैसे सूरज फूला नहीं समा रहा है। यूँ तो सूरज ने ईशा को कई बार पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखा है, लेकिन आज की बात अलग है। 15 अगस्त के दिन उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अपने देश की रक्षा करना उन आतंकवादियों से जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है। अब ईशा और सूरज जानते हैं कि इस वक्त उन्हें सबसे बड़ा खतरा अवनी से है। अवनी ने जो मिशन तैयार किया है उसे बर्बाद करना है। पे आने के पीछे रीजन ये है कि सूरज चल नहीं पा रहा है, क्योंकि सूरज को गोली लग के निकल गई है पैर से बाहर। तो और ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अवनी ही है। एक्चुअली 15 अगस्त की तैयारी चल रही है और 15 अगस्त की तैयारी के कुछ दिन पहले ही अवनी यहाँ पे आती है अपना मास्टरमाइंड गेम खेलने कि कुछ वो प्लानिंग करेगी और मंत्री जी को हार्म पहुँचाएगी या कुछ, तो यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल का प्लानिंग कर रही है। और वहाँ पे सूरज कहीं ना कहीं अवनी को पकड़ लेता है, सूरज और ईशा दोनों मिलके। तो अवनी खुद को बचाने के लिए वो गोली मतलब कि बंदूक का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी ओर सूरज को गोली लगी है, वो इस वक्त चल नहीं सकता है, लेकिन वो व्हील चेयर पर ही रहकर हौसला बढ़ा रहा है अपनी पत्नी ईशा का। ईशा जी काफ़ी डरी हुई हैं। उन्हें ये लग रहा है कि जब मैं अपने पति को ही नहीं बचा पाई, तो मतलब कि पति को ही गोली लग गई है, तो मैं मंत्री जी को कैसे बचाऊंगी। अब 15 अगस्त का दिन है, तैयारी चल रही है बाहर और सूरज खिड़कियों से बैठ के बाहर देख रहा है और ईशा जी भी हैं, ईशा जी भी देखे जा रही है बाहर। अब पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे का साथ हर सिचुएशन में निभाते हैं, तब कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न सामने आए, उस मुसीबत को हंसकर पार कर जाते हैं। और इस बार भी ऐसा ही होगा, सूरज और ईशा कर दिखाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल मन्नत पे सॉलिड ड्रामा चल रहा है। एक तरफ तो नाटक कर रही है मन्नत धैर्य के सामने, सबके सामने कि अरे विक्रांत की याददाश्त तो अभी तक वापस आई नहीं है, जबकि वो तो आ चुकी है। तो दूसरे ही क्षण विक्रांत और धैर्य के बीच में होने वाला है जबरदस्त फाइट सीक्वेंस, यानी फुल ऑन ड्रामा देखने को मिलेगा हमें। मन्नत और विक्रांत के इस खेल में तो खेला हो गया। अब देखिए ना, कोशिश कर रही थी मन्नत ये दिखाने की कि विक्रांत को पुरानी तस्वीरें दिखाकर कुछ तो याद दिला दूं। जैसा कि आप जानते हैं, परिवार वालों के सामने अभी सच आया नहीं है, इसीलिए इस नाटक को एकदम प्योर तरीके से मन्नत और विक्रांत निभा रहे थे। अब इतने में धैर्य की एंट्री हुई। धैर्य ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है। कोई बात ऐसी थी धैर्य की जो विक्रांत को ट्रिगर कर गई और उसके बाद विक्रांत ने अपना आपा खो दिया। और देखिए धैर्य को विक्रांत से बचाना कितना मुश्किल हो गया। मन्नत और विक्रांत ने प्लान किया है कि विक्रांत को हम ऐसा विक्रांत पोर्ट्रे करेंगे कि कुछ कुछ मेमोरी याद आ रही है तो प्रेशर क्रिएट होगा एंड देन शायद वो कुछ बोल दे, कुछ रिएक्ट कर दे या विक्रांत, बट धैर्य इज़ और बीच में ना धैर्य लेके जाना चाहते हैं विक्रांत को, लेकिन जो हमने प्लान नहीं किया है विक्रांत वो कर देते हैं, वो हाथ उठा देते हैं धैर्य पर ताकि धैर्य और एक्सट्रीम लेवल तक डर जाए। तो वो देख के सब लोग डर जाते हैं। कुछ पल के लिए मन्नत एकदम से डर गई, क्योंकि मारपीट
मन्नत और विक्रांत के ड्रामे का हिस्सा नहीं था। फिर ऐसे में विक्रांत को इतना गुस्सा कहां से आ गया? विक्रांत ने आव देखा न ताव और देखिए धनाधन पीटना शुरू कर दिया धैर्य को। बच्चे भी डर गए अपने पापा का ऐसा वाला रूप देखकर। अब यहाँ पर मन्नत ने थोड़ा शांत कराया। धैर्य को तो लगा होगा जैसे आज उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। सच्चाई अभी उनको डराने की कोशिश है, इतनी आसानी से इतना सीरियस क्राइम किया है वो थोड़ी कबूल कर लेंगे। किसी तरीके से धैर्य का कबूलनामा ले, वो जो उन्होंने गलत किया है नीतू माँ को इंसाफ दिलाएं। विक्रांत और मन्नत के प्यारे प्यारे पलों को बच्चों के साथ याद करने की कहाँ कोशिश की जा रही थी। इतने में इतना कुछ हो गया कि सब कुछ धरा का धरा ही रह गया। लेकिन अच्छा है, धैर्य के लिए कुछ ऐसा एक्शन लेना जरूरी भी था। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द धैर्य का चैप्टर क्लोज हो और जो सही है वो सबके सामने आ जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, शाडू मिट्टी से बने हुए महाराष्ट्र के पेंट से आए हुए गणेश जी तो आप घर लेके जा ही सकते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत से ब्रास के बने हुए मूषक राज और गणेश जी भी मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनका विसर्जन कैसे किया जाए, तो आपको बता दें कि आप इनका भी विसर्जन कर सकते हैं। आप घर में इनको पानी में विसर्जित कीजिए और उसके बाद उनको अपने साथ रख सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली बाय द बुक, जिसे कहते हैं विधि विधान से। ये बिल्कुल सही तरीका है। ऐसा नहीं है कि गणेश जी जब तक मिट्टी के बने ना हो और उनका पूरा घुल मिल ना जाए तो आप वैसे गणेश जी ही लाए, दूसरे नहीं ला सकते। आई मीन वो ला सकते हैं तो इट्स वंडरफुल, बट अगर आपके पास पहले ही प्रतिमा है तो इस स्वरूप में भी आप गणेश चतुर्थी पर विसर्जन कर सकते हैं। एंड जिस तरह गन्नू बाबा और मूषक राज की दोस्ती है ना, आपको बता दें ऐसी दोस्ती ही टेलीविजन इंडस्ट्री में भी मिलती है। अब देखिए ना, एरिका का नया शो आया, आफ्टर 5 years शी इज रिटर्निंग टू टेलीविजन, और कैसे दोस्त आए हौसला बढ़ाने। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी होते हैं जब फैंस अपने पसंदीदा कलाकार के लिए अपने हाथों से लेटर लिखते हैं, और जब जमाना टेक्नोलॉजी का हो तो खत आजकल मेल के जरिए भी भेजते हैं। यही नहीं, सितारों के जबरा फैंस को सब पता होता है कि उनके फेवरेट कलाकार कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। छोटे पर्दे पर 5 साल बाद एरिका फर्नांडिस लौट रही हैं एक धाकड़ अंदाज में, और संजोग तो देखिए कलर्स के अपकमिंग शो 108 बेस हॉस्पिटल उरी में एरिका डॉक्टर मेजर नैना सान्याल के किरदार को निभा रही हैं। नया शो आने वाला है तो ऐसे मीठा तो बनता ही है। Welcome home, Erica. 5 years, 5 long years, the wait is finally over. Some stars never fade, they simply leave us counting the days until they shine again. Dear Erica, as your fan, we just wanted to take a moment to send you all our love and best wishes as you begin this beautiful chapter. For the past 10 years, we have had the privilege of being your fans and supporting you through your journey. मैंने खुद रियलाइज़ नहीं किया कि 5 साल हो गए कि मैं टीवी स्क्रीन से गायब थी, और मुझे वो अभी लेटर पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि 5 साल हो गए। काफ़ी टाइम हुआ है सिंस द लास्ट टाइम मैं टीवी स्क्रीन्स पे नज़र आई थी, लेकिन इस बार किसी बहुत अलग अंदाज में
एक्चुअल डॉक्टर बन के आ रही हूँ, सर्जन बन के आ रही हूँ, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक आर्मी ऑफिसर हूँ एंड आर्मी सर्जन बेसिकली। और 108 बेस हॉस्पिटल है जो कलर्स पे आने वाला है और जियो हॉटस्टार पे आने वाला है 15 अगस्त से। आई थिंक आपके सारे विशेस जो है वो फाइनली पूरे हो गए हैं कि मैं वापस आ गई हूँ और आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल एंड ग्लैड टू बी बैक ऑन द टीवी स्क्रीन्स एंड especially with this character, with this role, Major Dr. Major नैना सानियाल के रोल में. It is amazing. It has been a very wonderful journey. और ये वाला जो कैरेक्टर करके जो मुझे satisfaction मिला है वो इतने टाइम बाद it was worth it. 5 years is worth it. बहुत मिस किया, वरना हमेशा ही कुछ ना कुछ सेगमेंट करते ही रहते हैं. यहाँ से कैलकाटा जितना ट्रैवल कर लेते हो उतना दुबई तक भी ट्रैवल करते हो, सेम डिस्टेंस है. मतलब 3 घंटे की फ़्लाइट दुबई तक भी पहुँच जाती है, कैलकाटा तक भी पहुँच जाती है, जम्मू तक भी पहुँच जाती है. बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे शूट करने में बहुत मज़ा आया. बहुत सारे मुश्किलें भी हुई थी क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ों में हम लोग शूट कर रहे थे, बारिश थी और पहले स्केड्यूल में तो बहुत धूप थी, सेकंड स्केड्यूल में बहुत बारिश थी और हमें बहुत सारी चीज़ें करने थे वहाँ पे, जैसे एक्शन सीक्वेंसेस, भागना दौड़ना और बट बहुत ही मज़ा आया. जो कुछ भी हमने किया आई थिंक इट वाज, जो भी हमने खून पसीने बहाए इस शो के लिए, सब वर्थ इट है. खाने में हाँ, वहाँ पे रिश्ता करके एक डिश है, बहुत यमी है, यखनी बहुत यमी है. और बाकी तो वहाँ का मौसम, वहाँ के पहाड़े, वाह मैं वहीं बस जाऊँ. एक्चुअली इसमें ना जो केमिस्ट्री है वो अलग तरीके से दिखाई गई है क्योंकि एक तो हम लोग आर्मी डॉक्टर्स हैं और इसमें वो नॉर्मल वाला रोमांस और रोमांस होता है, लेकिन वो नॉर्मल जो टीवी वाला रोमांस है ना उससे थोड़ा हटके है. फैंस का यही प्यार तो कलाकारों को हौसला देता है कुछ नया करने का. एरिका भी अब लौट आई हैं छोटे पर्दे पर एक फौजी के किरदार में. अब 15 अगस्त से एक नई कहानी शुरू होगी कलर्स चैनल पर, क्योंकि आप सभी को पहली बार उरी की एक नई कहानी देखने को मिलेगी अलग ही अंदाज में. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. अच्छा, आप जुबान से एक्नॉलेज करें या ना करें, आप डिनाई भी करते रहें, लेकिन जब दिल में प्यार होता है ना, वो कई बार आंखों से छलक जाता है. अब सैराब में ही देख लीजिए, ईशान का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त हॉस्पिटल में ईशान को देखकर नयनिका जो है वो बेहद इमोशनल हो रही हैं. इश्क जैसे मर्ज का कोई इलाज नहीं होता, ये तो हर कोई जानता है. अब यही हाल हो चुका है ईशान का, क्योंकि कान पर जो गहरी चोट लगी थी उसका इलाज तो नयोनिका ने कर दिया था, मगर अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है और वो ये है कि ईशान को पार्शियली मेमोरी लॉस हो गया है. मतलब सीरियल मन्नत में विक्रांत के बाद अब ईशान की याददाश्त चली गई है, मगर पूरी तरह से नहीं, बल्कि वो कुछ लोगों का चेहरा भूल गया है. और दुर्भाग्य देखो, जिसका चेहरा भूला है उसमें नयोनिका शामिल है. अब भाई नयोनिका क्या करे, क्योंकि वो ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि उसने तो घर पर बता दिया था कि वो ईशान से प्यार करती है, मगर अब ईशान ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है. जब
जब उसे मैम बुला के संबोधित करता है तो देन शी इज़ लिटरली शॉक्ड, और फिर उसको व्यू जाता है दिमाग में कि हाँ डॉक्टर रे ने कहा था कि पार्शियल उसकी मेमोरी लॉस हो सकती है, तो शायद अब उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है पार्शियली, जहाँ पे वो कुछ लोगों को पहचान रहा है और कुछ लोगों को नहीं पहचान रहा है, तो वहाँ पे वो नौनिका को नहीं पहचान रहा है। और ये मोमेंट नौनिका के लिए इतना ज़्यादा भारी है क्योंकि वो ईशान के लिए लड़कर अपने घर से निकली है। पहले वो अपनी बेटी के लिए लड़ी तो बेटी ने मुंह फेर लिया, अब वो ईशान के लिए लड़ी तो ईशान ने मुंह फेर लिया। अब वो क्या करे। और इट्स नॉट अबाउट मुंह फेरा ऑल्सो, वो प्यार करती है ईशान से, तो जब आप किसी से प्यार करते हो और वो मुंह फेर ले या फिर अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो एक बहुत बड़ा सदमा लगता ही है। और मुझे लगता है कि ये जो नौनिका की कहानी है ना, ये जो वो फील कर रही है अभी, ये हर घर में हर औरत के मन में ये चीज़ें होती ही है। भाई ये ईशान का कैसा प्यार है कि जिसे इतना दिल से प्यार करता था उसी का चेहरा ही भूल गया। अब क्या ही करे नौनिका, क्योंकि उसके साथ ही कलीग ने बता दिया था कि ईशान के साथ ऐसा हो सकता है कि शायद वो कुछ लोगों को भूल जाए और कुछ लोगों को याद रखेगा। अब ऐसे में नौनिका को समझ में नहीं आ रहा है कि ईशान की सच में मेमोरी लॉस हुई है या फिर वो जानबूझकर नाटक कर रहा है। देखिए, वजह तो मैं नहीं जान सकती कि ईशान के दिमाग में क्या चल रहा है, बट मैं यही कह सकती हूँ कि नौनिका अपनी पूरी कोशिश करिए कि वो ईशान को ठीक कर दे। हमें तो लगता है कि ईशान अभी कुछ दिनों के लिए नाटक करेगा ताकि वो नौनिका की अटेंशन पा सके और वो ये जान सके कि क्या नौनिका उससे प्यार करती है या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम सबको ना साफ सफाई चाहिए। हमारा देश साफ नहीं है, विदेशों में देखो कितनी सफाई होती है, कितने आराम से हम कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि साफ सफाई रखना सिर्फ आपकी सरकार की या फिर मैनेजमेंट की या फिर देश जो चला रही हैं उन एजेंसीज का काम नहीं है। ये उत्तरदायित्व है हर एक इंसान का। क्या आप और हम साफ सफाई रखते हैं घर से बाहर निकल के? इट बॉइल्स डाउन टू दैट। और शायद यही वजह है कि उड़ने की आशा में बच्चों को सिखाया जा रहा है साफ सफाई की वैल्यू। पंद्रह अगस्त का दिन आजादी का दिन होता है और इसके लिए छोटे क्या बड़े क्या हर कोई काफी एक्साइटेड होता है। तो ऐसे में भला सचिन और साइली कैसे पीछे रहते। अब भाई स्वतंत्रता दिवस है तो सचिन और साइली भी इसका जश्न मनाएंगे ही, मगर उसके लिए तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो, पंखुड़ी को तो काफी डर लग रहा है क्योंकि उसे अपने स्कूल में स्पीच देनी है, पर वो घबरा रही है। मगर जब घर का सपोर्ट मिलता है तो बच्चों को डर नहीं लगता, बल्कि बच्चे निडर हो जाते हैं। पंखुड़ी है वो थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि उसके स्कूल में ऐसे ड्रेसअप होके
स्पीच देनी थी, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जैसे ड्रेसअप होके, तो वो थोड़ी उदास थी। तो बाबा सचिन और आकाश मिलके प्लान बनाते हैं कि हम यहीं पे कर लेंगे, स्कूल पे जो हो रहा है वो यहीं पे कर लेंगे। और पंखुड़ी तो स्पीच के लिए तैयार हो जाएगी, मगर सीरियल उड़ने की आशा एक सामाजिक संदेश भी देना चाहता है। इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने घर और मोहल्ले की सफाई का सबको ख्याल रखना चाहिए, चाहे बूढ़े जवान या फिर बच्चे क्यों ना हो। सचिन और साइली ने इसका बीड़ा उठा लिया है और देखो कितने प्यार से वो बच्चों को समझा रहे हैं कि सफाई रखना कितना जरूरी है। देखिए चलो चलो 5:30 का मिशन है, हमें कुछ काम है, तो वो पूरी फैमिली आएगी, सब मिलके बाहर मिलना। तो बाहर आते हैं तो पता चलता है कि हमें स्वच्छ भारत अभियान का जो कैंपेन है वो करना है। सब साफ़ सफाई करेंगे अभी मिलके, सब बच्चे बड़े सब सुबह 5:30 बजे उठ के। अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हम सब कि आपका जो एम्बियंस है, जो सराउंडिंग है, उसे प्लीज़ गंदा मत करिए, उससे साफ़ सुथरा रखिए, क्योंकि वो हमारा घर ही है। आजादी के मौके पर आप सभी को सीरियल उड़ने की आशा में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जहां सचिन, साइली, रोशनी के अलावा पूरा देशमुख परिवार एक अलग ही अवतार में नजर आएगा, जिसे देख आपका खूब एंटरटेनमेंट होने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नया घर नई गाड़ी, क्या बात है। एक ऐसी ऐड आई थी, इफ यू रिमेम्बर। वेल गेस व्हाट, नया घर नई गाड़ी तो नहीं, लेकिन नए मिशन की तैयारी जरूर हो रही है सीरियल जगधात्री में। और जगधात्री और शिवाय कमर कस के अब लगने वाले हैं इस नए मिशन पर। जगधात्री को कोई कम समझने की कोशिश ना करे, ये बात जानवी को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जानवी नहला है तो जगधात्री दहला है। वो अपने काम में इतनी माहिर है कि उसकी कमियां निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब देखो 15 अगस्त आने वाला है, ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिनिस्टर आरव पाटिल आने वाले हैं, जिसकी बंदोबस्त के लिए जगधात्री अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार है। अब क्या है कि मिनिस्टर साहब को धमकी मिली है अंडरवर्ल्ड की तरफ से, जिसके कारण सभी हाई अलर्ट हो गए हैं। जब जानवी इस मुद्दे पर सभी से बात करती है तब जगधात्री लेट पहुंचती है, मगर वो ये प्रूव कर देती है कि उसने मीटिंग की कोई भी ब्रीफिंग मिस नहीं की है। 15 अगस्त हमेशा ही एक हाई रिस्क इवेंट होता है, हमें तो पता ही होता है। और हमें टिप मिली है कि कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग हमारे मिनिस्टर पाटिल सर पर हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं टीम को ब्रीफ कर रही हूँ कि अलर्ट रहना है। और हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे अगर कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उसे अवॉइड करना है। फ़िलहाल तो जेडी के बजाय सभी है टीम में, और ऑल्दो मैं उसे एक्सपेक्ट कर रही थी, वो आई नहीं, और अब जो वो आई नहीं तो मैं उसे इंक्लूड भी नहीं करूँगी। मैं जानवी तो चाहती नहीं कि जेडी इसमें शामिल हो, क्योंकि वो ब्रीफिंग में आई भी नहीं थी और लेट थी, और जानवी वैसे भी उसे दूर ही रखना चाह रही है अपने सारे केसेस से और अपने से और शिवाय से। सो मोस्टली जगधात्री इसमें पार्ट नहीं लेगी। जानवी को लगा था कि मीटिंग में जगधात्री नहीं पहुंच पाएगी और उसे ये वजह मिल जाएगी कि वो जगधात्री को इस केस से और शिवाय से दूर रखे, मगर जानवी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती। जगधात्री ने जिस तरह से बंदोबस्त किया है वो काबिले तारीफ है कि अगर कोई बंधक बना लेगा तो उससे कैसे निपटना है, मतलब सारी तैयारी उसकी तरफ से मुकम्मल है। बच्चे धरने पे बैठे हैं, एग्ज़ाम जो है पेपर लीक होता है और उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे हैं, और मिनिस्टर साहब जो हैं पाटिल जी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो हमें यह है कि हर बार जब भी कोई मिनिस्टर या कोई भी कैबिनेट का इंसान आता है तो उनको बहुत सारे थ्रेट्स मिलते हैं, बहुत सारी धमकियाँ मिलती है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम कुछ भी हो वहाँ पे ना बच्चों को कुछ होना चाहिए, ना ही मिनिस्टर सर को कुछ होना चाहिए, और वहाँ की पूरी सिक्योरिटी का, वहाँ पे हर एक चीज़ का बंदोबस्त जो है वो हमें करना है।
तो उसी को लेके हमने उस लोकेशन का ब्लूप्रिंट निकाला है और तैयारियों में लगे हुए हैं। आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंस डे सीन्स हम लोग शूट करेंगे कल, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। एंड लाइक आई प्रॉमिस यू कि आप लोग को ये एपिसोड्स देखने में बहुत मज़ा आएगा। सो कीप वॉचिंग जगधात्री। जगधात्री का विजन क्लियर और सोच बहुत दूर तक है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके कारण अफरा तफरी मच जाएगी। तब जगधात्री अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आप सभी ने चोर पुलिस वाला गेम खेला है? मैंने बचपन में तो खेला है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि रियल लाइफ में चोर और पुलिस से भी मिलूंगी। आप भी मिलेंगे, लेकिन 7 अगस्त को, जिसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा थिएटर्स में जाने के लिए। फिलहाल मैं आपको मिलवाती हूँ द ग्रेट पंजाब रॉबरी की स्टार कास्ट और टीम से। तो हमारे साथ हैं गर्विता साधवानी, परमवीर सिंह, ऑफ कोर्स आप सब जानते होंगे, एंड द कैप्टन ऑफ द शिप सौरभ वर्मा। अब देखिए, फिल्म का टाइटल है द ग्रेट पंजाब रॉबरी। इस टाइटल के साथ ही आप सभी के लिए कॉमन सवाल है। बचपन में मैंने या हर किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चोरी तो की है, फन वे में, शरारती में, दोस्तों के साथ घर में पैसे चुराने के लिए, कुछ भी। कोई एक किस्सा जो आप दोस्तों की महफिल हो तो आपको याद आ जाता है, या पेरेंट्स कभी टॉन्टी मार देते कि भाई चोर था ये बचपन में। कोई एक ऐसा किस्सा? भाई एक बार मैंने चोरी की थी, अपने डैडी के पर्स से पैसे निकाले थे और इतनी मार पड़ी थी, उसके बाद वो चोरी मैं भूल गया। तब से इसीलिए मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली, इसलिए मैं अभी रॉबरी नहीं करता, और ये लोग रॉबरी में अभी भी लगे हुए हैं। मैंने कभी चोरी नहीं की, इसलिए मुझे मार नहीं पड़ी, इसलिए मुझ में डर नहीं आया, इसलिए मैं चोर का रोल कर रही हूँ। और परम जी इतने डर गए हैं कि वो मूवी में भी सिर्फ पुलिस का रोल करते हैं, चोर का रोल नहीं करते हैं। बट मैंने कभी चोरी की नहीं है, बट इस मूवी में ज़रूर करूँगी, आप देखना। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया कि भाई रियल लाइफ में नहीं किया, लेकिन रील में चोरी करने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ? समथिंग, क्योंकि देखो, एक तरह की चोरी तो मैं बचपन से करते आई हूँ। देखो, मैं दिलों को चुराते आई हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो दिलों को चुराना मेरा काम है। तो कहीं ना कहीं इस मूवी में भी मैं ऑडियंस का दिल चुराने आ रही हूँ, इसलिए मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। आपने फिल्म का टाइटल रखा है द ग्रेट पंजाब रॉबरी। इस टाइटल के लिए आपने क्या सोचा? क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेलर में एक टैगलाइन था, 1 रॉबरी एंड 100 सीक्रेट्स, मतलब समथिंग डिफरेंट। और मुझे लगता है कि पंजाब में एक ऐसी फिल्म लेकर आना जो कॉमेडी से हटके है, क्योंकि हमें सबको पता है कि कॉमेडी है, फन है, लेकिन ये फिल्म लेकर आना, ऐसा क्या आपको एक्साइट किया या फिर इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा कि मुझे इस टॉपिक पे फिल्म बनानी है? दरअसल मैं चाहता हूं कि हम लोग ना कभी पंजाब को और नॉर्थ इंडियन सिनेमा को कई बार हम बहुत नीचे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि पंजाब को हम वर्ल्ड सिनेमा की तरफ लेके जाएं। तो ये फिल्म में आप देखेंगे कि पहले 5 मिनट में ही रॉबरी शुरू हो जाती है, और आप इस फिल्म का मुकाबला किसी भी इंटरनेशनल फिल्म के साथ कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और 7 अगस्त को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो फिल्म नहीं है जो आप OTT पे एंजॉय करेंगे, ये वो फिल्म नहीं है जहां आप गेस कर सकते हैं अगला सीन क्या है। इसीलिए ये फिल्म का नाम है द ग्रेट पंजाब रॉबरी। पहले कुछ शब्द है द ग्रेट पंजाब, और उसके बाद उसी का ऑपोजिट है रॉबरी। तो क्या रॉबरी है? दिल को चुरा रहे हैं, पैसा चुरा रहे हैं, क्या चुरा रहे हैं, वो ये बताएंगे। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? द ग्रेट पंजाब रॉबरी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन पर, हाँ, यस, रेवोल्यूशन इसलिए क्योंकि ये लोग किसी कॉज के लिए चोरी करते हैं। बड़े शरीफ चोर हैं वैसे, ये दिखा चोरी हो रही है लेकिन अच्छे कॉज के। यस, इसीलिए मैं भी, जो पुलिस थी उसने भी इसलिए हथियार डाल दिया यार, ये ठीक है, ये बंदे ठीक हैं। और कभी आपने इतनी खूबसूरत डकैत देखी है? ये डकैत है। अभी वही क्वेश्चन करने वाली थी कि जब इतनी खूबसूरत चोर हो तो आपको लगा नहीं कि अरे यार छोड़ देते हैं? व्हाट पुलिस वाला कैसा लग रहा है आपको? ये हैंडसम नहीं लग रहा? हाँ, ये खूबसूरत वाले बड़े जालिम हैं, इन्होंने बहुत चैलेंज किया है रॉबर्स को। और मज़ा भी तभी आता है जब रॉबर्स और पुलिस में एक बराबरी की टक्कर हो। तो फुल बराबरी की टक्कर दी है हमें पुलिस ने, और बिल्कुल भी इजी नहीं गए हम पर। वैसे एक बात है, ये 3 चोर और मैं अकेला, क्या करता? मुझे एंड में तो हथियार डालनी पड़े ना,
इन लोगों की वजह से, लेकिन वो भी श्रेय इनके जाता है क्योंकि इन्होंने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी थी, क्योंकि ये राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। भाई साहब आप ही बताइए ऐसा काम क्यों करवाया आपने? क्यों आपने ऐसे दो दमदार लोगों को आमने सामने खड़ा किया? क्योंकि दोनों देखिए बिल्कुल डील डॉल हट्टे कट्टे दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, अगर आप देखेंगे तो दोनों को देख लीजिए कितने हट्टे कट्टे, प्लीज। पर अगर मैं औरतें के लिए कहूँ तो फीमेल पावर आपको दिखेगी, वेल राउंडेड कैरेक्टर आर्क है। अगर आप पंजाबी सिनेमा को पसंद करते हैं तो आपको एक बहुत ही डिफरेंट रूप मिलेगा परमवीर जी का। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म वो नहीं है जहाँ आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। यहाँ आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको इंटरनेशनल सिनेमा में मिलती है। तो आप स्पेनिश सिनेमा या कोई और सिनेमा देखते हो तो आप पंजाबी सिनेमा देखिए। That's nice. आप इस फिल्म में चोर हैं, लेकिन मेरा सवाल आप दोनों से है कि अगर आपको गर्विता से कुछ चुराना पड़ जाए, कुछ तो आप लोग क्या चुराएंगे? मैं इसकी कामयाबी चुराऊंगा, बिकॉज इस फिल्म के बाद ये बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाली है और बहुत चीज़ें वर्क करने वाली है। वैसे ही गर्विता को रूही के नाम से ये रिश्ता क्या कहलाता है जाने जाती है। तो आई थिंक इनकी कामयाबी जो है, आज तो हमसे बात कर रही है, कल तो शायद हमसे बात भी ना करे। ये एटीट्यूड दिखाओगे आप अपने डायरेक्टर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये सर का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया और अब वो मुझ पर इतना विश्वास रखते हैं कि मैं आगे जाके और कामयाब होंगी। और मैं जितनी भी कामयाब हूँ, मैं क्रेडिट हमेशा इस टीम को दूंगी, बिकॉज फर्स्ट ऑलवेज स्पेशल। मेरा पहला टीवी शो भी मेरे लिए स्पेशल है और मेरी पहली मूवी भी मेरे लिए स्पेशल है। ये आपका पंजाबी डेब्यू है, राइट? ये मेरा जनरल भी डेब्यू है, मेरी पहली मूवी है एंड मैं पंजाब से शुरुआत कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। चंडीगढ़ दी है जी, चंडीगढ़ की गुड़ी है वह। क्या चुराने वाले हो, ये तो बताओ। ये तो मैं इनकी सिंसियरिटी चुराना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं ना कि मैन ऑफ द सीरीज़ होती है एक, तो ये वुमेन ऑफ द सीरीज़ है। हमारी पूरी फिल्म की अगर बेस्ट सीरीज़ कैप्टन देखा जाए तो शी इज। थैंक यू देखिए कितने काइंड है। थी और 35 डेज या 40 डेज जब भी जितने भी हमने शूट किया है, पूरे दिन तक सेम लगातार सेम पिच पे खड़ी रही और सेम बल्ला घुमाती रही, सेम बॉलिंग करती रही, सेम फील्डिंग भी करती रही। वेल, इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस करनी चाहूंगी अपनी नेक्स्ट एक्ट्रेस पायल को, जो इस फिल्म की दूसरी लीडिंग लेडी है। ये देखिए ये आप हमारे पास है, हमारे पास है। ये देखिए, ये देखो इतनी खूबसूरत चोर ये भी हैं। पर इन्होंने पता नहीं क्या कुछ चुराया है। अब मैं चोरी कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ वो तो आपको फिल्म देख के पता लगेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड क्वाइट एक्सुबरेंट फॉर द रिलीज। और डे इज़ नॉट फार कि हमारा कलेक्टिव एफर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑल थैंक्स टू द कैप्टन ऑफ द शिप सौरभ सर, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, ये उनका विजन है और जिस पे हम लोगों ने सिर्फ एक्ट किया है। आप जो कैरेक्टर निभा रहे हो, उस कैरेक्टर को आप टीज करना चाहोगे छोटा सा ऑडियंस के लिए कि ओके ये कैरेक्टर है, ताकि लोगों को लगे कि इस बार क्या डिफरेंट है बेसिकली? तो हम करेंगे नमस्कार, आज के मुख्य समाचार आप लोग देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूँ निमृत खेरा। मैं बोलना चाहूँगा ये आप ही की तरह एक जर्नलिस्ट का रोल कर रही है। मैं भी एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा कि देखिए पूरी ये तैयारी के साथ आई हैं। जो आप लोगों का ये कलर होता है ना एबीपी का न्यूज़ का, सेम कलर पहन के आई हैं। और जब मैंने पढ़ाई की थी, जब मैंने कॉलेज किया था, तो मुझे थ्योरी में आई वॉज रियली एक्सेल। तो आज पहली बार थ्रू दिस फिल्म, थ्रू दिस नैरेटिव मुझे प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा है। तो आई फील रियली फॉर्चुनेट, एक्चुअली बियॉन्ड फॉर्चुनेट कि मुझे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। आप दो लीडिंग लेडीज हो इसमें, तो यूजुअली होता है कि एक्ट्रेसेस के बीच में ना बहुत कंपटीशन देखा जाता है। ऐसा क्या होता है ना, ओ इनके साथ कैट फाइट ब्ला 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 ब्ला, लेकिन क्या आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ था या फिर वो था कि बेस्टीज गर्ल्स व्हाट? बहने हम मूवी में भी बहने हैं एंड आई थिंक वे वेरी कोर्डियल एंड पायल इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल, बहुत सिंसियर है। शी इज़ डन सो मेनी मूवीज़ इन साउथ, तो आई तो ओनली हैव टू लुक फॉरवर्ड टू कि मैं पायल से क्या क्या सीख सकती हूँ। तो कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है, ज्ञान हर जगह है। और मैंने पायल से मैंने ये सीखा कि पायल लुक एट हर हाउ शी कैरीज हर सेल्फ है। मुझे हमेशा अच्छा लगता है, बट मैं सीख रही हूँ। तो आई लव द वे शी कैरीज हर सेल्फ बहुत अच्छे से। एंड अभी जब आपने उसे ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन भी पूछा तो उसने कितना अच्छे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। तो आई लव हर कॉन्फिडेंस, आई विल से दैट। तो मैंने कॉन्फिडेंस सीखा है पायल से। मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि एक कहते हैं जिंदा दिल इंसान है ना, जो अपनी ज़िंदगी एकदम जीता है और प्रेजेंट में जीता है, ना पास्ट में जीता है ना फ्यूचर में जीता है, प्रेजेंट में जीता है। तो शी इज़ पायल राजपूत, प्रेजेंट में फर्स्ट क्लास सुपर हिट।
सर आपसे पूछा जाए तो आपने जैसे बोला कि पंजाब में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ टाइम पहले धुरंधर आई थी, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे कंपैरिजंस, नॉट कंपैरिजंस बट ऐसे इंस्पायर्ड समथिंग लाइक दैट, तो क्या ये पंजाब की धुरंधर बनेगी या एकदम कॉन्सेप्ट अलग है, सिर्फ लोगों के भी थ्योरीज हैं क्योंकि ट्रेलर सामने आ गया है? इतनी बड़ी फिल्म के साथ कंपैरिजन ही बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए तारीफ की बात है। पर यहाँ इस फिल्म में दो बहुत बड़ी धुरंधर है और वो दोनों धुरंधर औरतें हैं, ये दोनों लड़कियाँ। आई थिंक आपको ये ऐसी फिल्म मिलेगी जो आप अगर फैमिली के साथ आएंगे या लेडीज़ देखना चाहेंगी, यू विल फील प्राउड ऑफ इट। इस पिक्चर में वायलेंस नहीं, थ्रिल है। इस पिक्चर में सस्पेंस है, इसमें मिस्ट्री है और इसमें इन्वेस्टिगेशन है जो ये कर रही है। इस पिक्चर में थ्रिल है जो ये कर रही है। तो एक वेल राउंडेड फिल्म है। धुरंधर से कंपेयर करूं या ना करूं मुझे नहीं पता, बट ऑल आई कैन से इज इट विल बी एज एंटरटेनिंग एज धुरंधर। दैट इज आवर एफर्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर। बेसिकली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको बिना सोचे समझे फटाफट कुछ जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म्स होती है, आपकी फिल्म रॉबरी पे है, तो रॉबरी या रोमांस? दोनों। एक दोनों है मूवी? नहीं, आपको एक चूज करना। व्हाट इज योर पर्सनल चॉइस? तो रॉबरी। रॉबरी ही है। क्यों? क्योंकि फिल्म आ रही है या क्योंकि हम पुलिस वाले बने हैं तो चोरों को पकड़ना है हमने। और अगर सपोजिटली कि आपको किसी पकड़ने वाले चोर से ही प्यार हो जाए तब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बदलेगा? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपकी दोनों ही स्टार्स बहुत खूबसूरत हैं, तो डेफिनेटली अगर ऐसे खूबसूरत चोर हो और जिंदा दिल इंसान हो तो मैं तो अपनी हथकड़ियाँ या कानून छोड़ के इनके साथ चला जाऊंगा। आप जाएंगे दोनों में से? मैं नहीं, उधर बोल रहे हैं। देखो ये सारे रॉबरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है आई गो फॉर रोमांस। मैं रोमांस करती हूँ, अच्छी लगती है। आप देखिए, कोशिश तो दोनों की होती है, बट रॉबरी ऑब्वियसली एंड कोई साधारण रॉबरी नहीं, द ग्रेट पंजाब रॉबरी। ग्रेट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर आपको सच में ही रियल लाइफ में बैंक लूटना पड़े तो इस स्टार कास्ट या इस टीम में से आप किसको अपना क्राइम पार्टनर बनाएंगी? राज सर। राज कुंद्रा। सौरभ सर, ये मुझे आइडियाज देंगे और मैं उसको फॉलो करूंगी। मैं आपको बनाऊंगा ना पार्ट। डील डन। नेक्स्ट फिल्म में आप मुझे क्राइम पार्टनर बना रहे हैं अपना। ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है कि मैं इनकी क्राइम पार्टनर। रॉबरी करोगे, आपने न्यूज़ चैनल पे बता दिया, आपको पहले ही अंदर डाल देंगे। आपको अब जब हमारे साथ सर है तो मुझे किसी बात का डर है क्या? डू यू रियली थिंक? बेस्ट आंसर इनका था क्योंकि आपके पास मीडिया भी है, न्यूज़ भी है, आप कुछ भी किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत सेफ चलना पड़ेगा। ऐसे टीवी चैनल पे मैं बोल रही हूँ मैं चोरी कर रही हूँ तो मैं ही पकड़ी जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप तीनों को, सौरभ सर को एक वर्ड में अगर डिफाइन करना है, उनके प्रोफेशनल, पर्सनल या किसी भी उससे, तो आप कैसे उनको डिफाइन करोगे? 2 है, क्रिएटिव जीनियस। वो लाफिंग बुद्धा है हमारे। आई थिंक एंथुजियास्ट। आई मीन ही इज अमैलगमेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। मतलब क्रिएटिव भी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, मुझे हंसाते भी है सेट पे, मुझे रुलाते भी है, तो आई थिंक या। आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी स्टार कास्ट है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इनमें से किसी के साथ आपको अपना एक सीक्रेट शेयर करना है तो आप किस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? सिर्फ एक नाम। बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे एक्टिंग कर रहे हैं। पता नहीं मैं किस पे शक करूं, तो सारे रॉबर्स हैं और सारे कॉप्स हैं। अभी पिक्चर में बहुत ट्विस्ट हैं, तो किसी के साथ मैं ये सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता। नाइस, देख लो आप लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। एक और क्वेश्चन, ये सारे ही एक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा रीटेक्स सेट पर किसने लिए थे? सबसे ज़्यादा रीटेक्स मैंने ही लिए थे क्योंकि मैंने ही सबसे काम करवाया था। आई थिंक किसी का भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है रीटेक्स का, प्रॉब्लम हमेशा डायरेक्टर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कि कोई एक ऐसा BTS मूवमेंट जो ऑन स्क्रीन से एकदम डिफरेंट हो या आपको कभी रियलाइज ही ना हो कि यार हम इतना ऑफ स्क्रीन मज़े कर सकते हैं, समथिंग जो आप लोगों का फेवरेट बना हो ऑफ स्क्रीन, नॉट ऑन स्क्रीन, वो तो फिल्म के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। फेवरेट? आई थिंक जब मैं पहली बार सेट पे गई थी तो आई एम अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ एक्टर, मुझे आई टेक माई जॉब वेरी वेरी सीरियसली। और जब मैं सेट पे गई तो मैंने देखा कि एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, डायरेक्टर से लेकर एक्टर से लेकर हर एक कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था, एंड दैट वाज द थिंग दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड मी टू गिव माय बेस्ट। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था कि मैं राइट लोगों के हाथ में हूँ। कोई एक मोमेंट मतलब ऐसे फन टाइप कुछ हुआ हो? सारे अपने डायलॉग्स करे जा रहे थे, रिहर्स करे जा रहे थे। यू रिमेंबर दैट डे, द वेरी फर्स्ट डे, कि हम अपना अच्छा थे, तो वो ब्लेंड बहुत अच्छा लगा। पहला ही सीन इतना इंटेंस लगा दिया था कि वो बता नहीं सकते ना क्या सीन है, पर बहुत इंटेंस था।
तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा रिहर्स कर रहे थे, वो सीन की पायल बात करें। बट आई थिंक फॉर मी वन ऑफ द थिंग्स जो आपको ऑन स्क्रीन नहीं रियलाइज़ होगी वो ये है कि पीछे, जैसे कि पायल भी कह रही है, पीछे हम लोग कितनी मस्ती कर रहे थे, कितना एज अ फैमिली हम साथ थे। जब रिहर्सल की टाइम आती थी, वर्कशॉप्स की टाइम आती थी, हमने बहुत रीडिंग्स, वर्कशॉप, रिहर्सल्स किए, उसमें हम सीरियस थे। बट ऑन सेट जब हम गए, हम इतना रेडी थे दैट वी वर जस्ट हैविंग फन विद इट। एंड आई थिंक बेस्ट प्रोडक्ट आता है जब आप फ़न करते हो। और एक और स्टोरी है, जब परम जी और राज जी आमने सामने थे, वो आपको परम जी बताएंगे, वो बहुत फनी स्टोरी। वो हमारे लाफिंग बुद्धा जी का एक छोटा सा सीक्रेट है। हम लोग, मेरा और राज कुंद्रा साहब का एक टेंस सीन चल रहा था, जहाँ से मैं उनको पूरा कुछ बोल रहा हूँ खतरनाक तरीके से, वो भी मुझे प्रॉपर रिएक्ट कर रहे हैं। और अचानक मैंने पूरा लगा हुआ, हम दोनों लगे हुए हैं, डायलॉग 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 डायलॉग, अचानक पीछे से माइक से आवाज़ आती है, ला 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 ला। मुझे अचानक वो सागर फिल्म वाली वो डिम्पल जी याद आ गए। तो मैंने कहा देखा तो बॉस, इसका मतलब ये हो गया खोटी। ये पीछे से म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा दिया करते थे कट करने के चक्कर में कि हाँ कि ही गॉट दैट शॉट। तो और भी कई गाने गाए इन्होंने, मुझे तो 2-3 इनके फेवरेट थे, कुछ भी गाते थे। और ऐसा मुझे लगता था कि यार ये अभी हंसें या रोएं या क्या करें, या एक और करना है। जब हमने रॉबरी में, मतलब बैंक में एंट्री ली, आप बिलीव भी नहीं करोगे हमने कैसे कैसे गानों पे लिया। आप सोचोगे कोई धूम मचा ले, बहुत तड़क भड़क, जैसे हमारे मूवी के तड़क भड़क गाने वैसा चल रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। या तो ला 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 चल रहा है, या कोई पुराने रोमांटिक गाने। व्हाट वाज दैट, घूंघट उठाओ, क्या, कौन सा गाना? हाँ, हम तो ठहरे परदेसी परदेसी। हम लोग उधर फाइट सीन कर रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पीछे से तुम तो ठहरे परदेसी। आदमी सोच रहा है रोए के, हंसे के, गाए। इमेजिन मैं बहुत ही सीरियस सिनेमा करके आती हूँ, साउथ का, तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु, और यहाँ के मुझे ऐसे डायरेक्टर मिलते हैं तो आई फील लाइक अ ब्लेसिंग कि यार ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो बहुत प्यार से और बहुत ईजी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो कुछ अलग लगा सर के साथ काम। इनका एक फेवरेट एक्टर था, वो जो हम सब में से ज्यादा फेवरेट था सर, उसका नाम क्या था? वो गुलाब सिंह। जरा उनके बारे में बताइए, वो कौन थे? बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो यादगार रहते हैं आपकी तरह। तो गुलाब सिंह भी आप ही की तरह एक यादगार कैरेक्टर थे जो हमें बड़े पसंद आए, तो हमने बोला कि उनको यूज करें। उनके 2-3 शॉट ही हैं, लेकिन वो इनका फेवरेट था। अरे गुलाब इधर आओ इधर आओ, बोले हाँ ये देखो शॉट देखो तुम। नहीं यार, इसको इनको क्यों दिखा रहे हैं गुलाब सिंह? सर अपना सीक्रेट गुलाब जी से शेयर करेंगे, बताओ सर। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप इन सबसे ज्यादा उन पे फोकस? आप पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? आई थिंक हर कैरेक्टर, एक डायरेक्टर के लिए सब अपने उस दिल के अजीज होते हैं। तो जब वो सीन आता है तो वो कैरेक्टर, वो सीन आता है तो वो कैरेक्टर। बायस करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए पूरी फिल्म इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने बताया कि आप गानों के साथ बहुत क्रिएटिव हो, तो एक गाना जो आपकी फिल्म को डिफाइन कर दे, मतलब आपकी फिल्म का नाम लिया जाए और वो गाना आप नहीं, फिल्म का गाना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिल्म के गाने तो है ही। देखें जरा किसमें कितना है दम, गा के भी दिखा दीजिए 2 लाइन। अरे इतना अच्छा आता है। वो क्या है, कैमरे का शीशा टूट जाएगा, वरना मैं बिल्कुल गा देता। तो वो अभी मैं गाता हूँ, मेरी आवाज मेरी होगी पर शक्ल इनकी होगी। गा के सुनाइए। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आई गेस यू कैन सी द कमराडरी ऑफ द टीम, और आई थिंक यही प्यार हम ऑफ स्क्रीन भी है, और यही प्यार आपको ऑडियंस को फिल्म में भी देखेगा। आप दोनों ने अलग अलग जगह पे काम किया, आपने टीवी में काम किया और अब आप फिल्म कर रहे हो। आपने साउथ में काम किया है, बॉलीवुड भी है और अब पंजाब भी है। मुझे आप दोनों से जानना है, अभी रिसेंट डेज में ना एक कॉन्वर्जेशन, एक डिबेट है जो है वर्किंग आवर्स को लेकर। मैं इतने घंटे काम करूँगी, ये मेरा अपना है, ताकि प्रोफेशनल और रियल लाइफ दोनों मेंटेन बैलेंस चले। आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि बॉलीवुड में तो ये और साउथ में इवन बहुत ज़्यादा है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए कि हम इतने शिफ्ट में काम करेंगे और ये हमारा पर्सनल टाइम है। तो आपका क्या टेक रहा कि आपने टीवी में काम किया तो वहाँ पे और फिल्म में क्या चेंजेस थे? टीवी में इट इज़ वेरी कॉमन टू हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 7 days का टेलीकास्ट जाता है। एवरी डे दे हैव टू गेट आउट 19, 20, 21 minutes ऑफ फुटेज। इट इज़ नॉट ईजी। तो आई गेस सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करके 12 से 15 घंटे तो ईजिली काम करते हैं ऑन अ नॉर्मल डे। लाइक येस्टरडे आई हैव शॉट फॉर 15 hours. इट इज़ नॉर्मल फॉर टीवी, बट एज एंड व्हेन यू ग्रो इट इज़ ओके टू हैव सर्टेन बाउंड्रीज एंड से कि ओके नाउ मैं शायद 12 घंटे ही करूँगी, या सीनियर एक्टर्स यूजुअली
ऐसा कहता है, माना जाता है. आई एम एब्सोल्युटली ओके विद हैविंग वर्क आवर पे डिमांड्स, बट आई जस्ट फील कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम करना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर को बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो. एंड सेकंड, जेंडर डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए कि हीरो को अलाउड है पर हीरोइन को नहीं अलाउड है. चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टीवी हो तो बराबरी की चीज़ हो, क्योंकि हर कोई उतना इम्पोर्टेंट है. एंड क्वालिटी ना फीस को लेकर भी होती है, मेल एक्टर्स का फीस और फीमेल का. तो आपको लगता है इक्वालिटी पे आप अग्री करते हो कि इट डिपेंड्स ऑन वर्क एक्सपीरियंस, मतलब उस बेसिस पे कि ठीक है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, यू कैन नॉट कंपेयर मोस्टली, बट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिस्पैरिटी होना, डिफरेंशियल पेमेंट होना इज़ ओके. जेंडर के बेसिस पे लगे, एक एक्टर हैं जिन्होंने 8 साल काम किया है, एक एक्ट्रेस है 8 साल काम किया है, उसके बाद उनको सेम नहीं मिल रहा है, इट्स लिटिल प्रॉब्लमेटिक. बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मार्केट वैल्यू. तो सारी चीज़ें अगर सेम हो और फिर भी फ़र्क है तो फिर तो हमें सोचना ही चाहिए कि ऐसा क्यों है कि आज भी लड़का और लड़की इक्वल नहीं हो पा रहे हैं. बट अगेन इट्स नॉट जस्ट जेंडर, इट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. मार्केट वैल्यू, एक्सपीरियंस, आपकी कितनी डिमांड है, आप कितना इंपॉर्टेंट हो टू द स्क्रिप्ट, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, मुझे लगता है ग्रे होता है. बट मैं पर्सनली एज एन एक्ट्रेस यही चाहूँगी कि मुझे मेरे काउंटर पार्ट्स जितनी पेमेंट मिले. सो आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, मे बी हार्डर देन देम, बट इट्स ओके. आप सबसे एक्सपीरियंस्ड है, आपको कभी फील हुआ फीस को लेकर या वर्किंग आवर्स को लेकर कि इतना होना चाहिए, या आप ओके हो कि फिल्म की डिमांड है, जैसा टीम चाहती है, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स अपने हिसाब से चीज़ें प्लान करते हैं, तो उस हिसाब से आप वर्किंग आवर्स करने के लिए तैयार हो? देखो, मेरे ख्याल से हर एक एक्टर को ये ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने स्क्रीन के ऊपर आना है. ठीक है, सो अगर उनके 10 से 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे से 16 घंटे भी लगते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती. मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर ही काम कर रहे हैं. अगर हम 5 रीटेक देते हैं या 10 रीटेक देते हैं या पहले टेक में कर देते हैं, तो वो भी इरिटेट हो रहे होते हैं वैसे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके माथे पे कोई शिकन नहीं होती. अब जैसे मैं कई बार रीटेक करता था, तो जैसे मैं डायरेक्टर साहब को बोलता था ये ओके भी कर देते थे, मैं कहना नहीं सर एक टेक, तो उसकी वजह से अगर आपके 5 मिनट ऐसे ही टाइम लगता है तो हमारी वजह से भी होते हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं. वैसे भी मैं पंजाब में पंजाबी फिल्में करता हूँ, तो वहाँ पे कोई घंटों का चक्कर ही नहीं है. एक बार जब चले गए तो वहाँ सेट पे चले गए, पीछे जो मर्जी होता रहे ऑफ स्क्रीन, कोई टेंशन नहीं है. काम करना है, मतलब काम करने आए हैं तो काम करके ही जाएंगे पूरा. आपका क्या टेक है? ऑल्सो आप साउथ में काम कर चुके हो, तो साउथ और बॉलीवुड को लेकर ना डिसिप्लिन को लेकर या टाइमिंग्स इश्यूज बहुत ज़्यादा है. मोस्टली एक्टर्स ने बोला है कि आपको ऐसा फील होता है कि बॉलीवुड थोड़ा सा कम सिंसेयर है टाइमिंग्स को लेकर, लेट हो जाते हैं एक्टर्स यूजुअली. पहली बात तो मैंने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया और साउथ में ही किया है. मैं ये बोलूँगी कि आई एम बॉर्न एंड रेस्ड इन साउथ, तो आई होल्ड दैट रिस्पेक्ट फॉर साउथ, फॉर द डिसिप्लिन. अगर 8 बजे डॉट कैमरा रोल होना है तो 8 बजे होना है. अगर मैं 15 मिनट्स लेट हूँ तो माई मैनेजर इज़ गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस कि पायल इज़ लेट. वाई? तो जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ शिफ्ट हुई और मैं लेट गई हाफ एन आवर, तो कॉल बजने शुरू हो गए थे. इनफैक्ट न्यूज़ भी बन गई थी कि एक्टर लेट आ रही है. तो ये मैंने सीखा, दैट इज़ अ लेसन लर्नड इन माई लाइफ, कि आपको डिसिप्लिन टाइम पे पहुँचना चाहिए. अगर 8 बजे रोल है तो डॉट 6 बजे पैकअप है. वो भी एक एक्टर्स को वहाँ पे एक लिबर्टी मिलती है. तो मुझे लगता है कि वर्किंग आवर्स का मुझे कोई इशू नहीं है. एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 12 आवर्स, तो उसके लिए आई एम वेरी मच रेडी. तो मेरे लिए ऐसा कोई इशू नहीं है. आई एम प्रोड्यूसर्स एक्टर, मैं उनके पैसों के बारे में भी सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. सर, ये आपकी टीम ने बता दिया टाइमिंग्स. यहाँ पर ऐसा कौन है जो सेट पे लेट आता था, मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था और फिर थोड़े से नखरे भी थे, ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, कोई एक एक्टर? ऐसे बहुत कम था, ऐसा हुआ नहीं. आई थिंक आई गॉट अ वेरी गुड टीम, आई गॉट द बेस्ट टीम. और वर्किंग आवर्स की बात है तो देखिए, हम लोग प्रिविलेज हैं टू गेट दिस काइंड ऑफ अ वर्क, और हम 365 दिन काम नहीं करते. हम अगर पिक्चर शूट करते हैं तो ये पिक्चर करीब 30 दिन में शूट हुई है, तो 30 डेज़ का 12 घंटे का शेड्यूल है या 11 घंटे का. उसके बाद तो थोड़ा आराम ही हो जाता है ना. वर्किंग आवर्स होते हैं जब हमें प्रमोशन करनी पड़ती है, दैट्स द मोस्ट टैक्सिंग पार्ट. तो आई थिंक सब अच्छे हैं, और मेकअप में मुझे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता था. इनफैक्ट बात बहुत प्यारी बोली है कि हम एक्टर्स और डायरेक्टर्स 365 डेज काम नहीं करते हैं. हम लोग काम के लिए क्रेव करते हैं, हम प्रे करते हैं, हम विश करते हैं कि हमें काम मिले, और जब हमें मिलता है तो मुझे लगता है कि 12 क्या आप 16 घंटे देने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि काम इज़ एवरीथिंग, वर्क इज़ एवरीथिंग फॉर एन एक्टर एंड डायरेक्टर.
फिल्म की कहानी और स्टोरी लाइन क्या है क्या नहीं है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए ना जो उस कैरेक्टर को प्ले करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कैसे डिसाइड किया कि इस कैरेक्टर के लिए, इवन कैरेक्टर्स के नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आपका चार्जर है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को इस कैरेक्टर के लिए ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, या कैसे सिलेक्शन हुआ स्टार्स का कि जो उस रोल के साथ जस्टिस कर दे? तो सबसे पहले जब कहानी लिखी गई तो हमने कैरेक्टर स्केचेस बनाए। हमने एक कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए, जैसे आप गर्विता का देखें तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया था वो मास्क पहनेगी तो आंखें बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। तो मुझे कोई ऐसी लड़की की तलाश थी जिसकी आंखें मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और करीब 360 ऑडिशंस हुए और उसके बाद पता चला कि यार एक लड़की है जो है। मुझे एक्चुअली गर्विता का बैकग्राउंड पता भी नहीं था। फिर मुझे पायल के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो तेज़ तर्रार भी हो और पर एंजेलिक भी हो, जिसे देख के प्यार हो जाए। तो दूसरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि यार वो टेक पे टेक हो रहे हैं, जो थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो शी इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग। और अगर आप देखें तो मेरे लिए तो ये परवीन बाबी है। आई डोंट नो सर, मुझे परवीन बॉबी से कंपेयर करते हैं। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट वो वे बियॉन्ड थी यार। वो मतलब एक लेजेंड थी और उससे कंपैरिजन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। लास्टली परमवीर जी, आई थिंक अगर आप इनको देखेंगे तो ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ विलेंस एंड मिस्टर बच्चन ऑल्सो। क्या पर्सनैलिटी, क्या चीज़ है, फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई थिंक स्टाइल, पर्सनैलिटी और जिस तरह का डायलॉग डिलीवरी है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। एंड ऑब्वियसली सबसे हमने ऑडिशंस करवाए। परमवीर जी कुछ बताना चाहेंगे ऑडिशन के बारे में? एक्चुअली देखिए, मैं पंजाब में पंजाबी फिल्में करता रहता हूँ, है ना, और आई हैव गॉट अ गुड नेम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो जब मुझे पता चला इस रोल के बारे में और मुझे जब फ़ोन आया और कह रहे कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऑलरेडी इतना काम कर रहा है और अभी उसकी 2-3 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं इस महीने, और ये ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, वो ऑडिशन है कहाँ उनसे मांगेंगे। तो फिर भी मैंने बात की और कहते भी वो ऑडिशन तो देना पड़ेगा। तो मैं कहता नो प्रॉब्लम, अगर माई डायरेक्टर्स वांट्स उसको पर्टिकुलर कोई लुक चाहिए या पर्टिकुलर कुछ चाहिए, तो फिर इन्होंने मुझे स्पेशली बॉम्बे बुलाया और वहाँ से पूरा कॉस्ट्यूम पहना के पूरा मेरा लुक टेस्ट किया और डायलॉग्स लिए और पूरा स्क्रीन टेस्ट किया और फिर मैं पास हो गया। फिर मैं पैसे ठोक के मांगे। कितनी फीस ली आपने इस कैरेक्टर के? वो जितने भी लिया है वो पूरा बैंक लूट लिया, और फिर भी जितने पैसे थे फिर मैंने थोड़ा सा उसको शेयरिंग इनको भी दे दी। That's nice. मैंने सबके लिए पार्टी भी कर दी एक। अरे अभी कर लेते हैं ना पार्टी, बाहर ही मैकडॉनल्ड। मैं भी इस पार्टी का पार्ट हूँ। श्योर। तो चलिए आप सब मुझे एक एक यूएसपी बता दीजिए इस फिल्म की कि ऑडियंस को आपकी फिल्म देखनी चाहिए। रॉबरी, बैंक, पंजाब, एक यूएसपी की ऑडियंस बिना सोचे समझे बस ये फिल्म देखने थिएटर पहुंच जाए। अगर आप पंजाब से प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, तो आपको ये देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का एक ही एजेंडा है, लेट्स मेक पंजाब ग्रेट अगेन। क्योंकि पंजाब ग्रेट था, है और हमेशा रहेगा। एग्जैक्टली सेम। वाकई जो लोग पंजाब से प्यार करते हैं और जिनको पंजाबी रूट्स की जो मेन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम डिनाई कर देते हैं, तो उन रूट्स के बारे में इस फिल्म में ज़िक्र किया हुआ है। या जहाँ कुछ ऐसा रह गया या किसी को इंसाफ नहीं मिला, तो उसका कॉज यही है कि आप देखेंगे जैसे भी जो भी इस हमारे देश में हो रहा है, छोटी छोटी बातों से कितनी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, केसेस सॉल्व नहीं होते हैं ना। तो वो इन्होंने कुछ केस सॉल्व हुए हैं इसी की वजह से, रॉबरी की वजह से। I think Punjab has so many stories to be told, and this film and this narrative refuses to be forgotten. एक मैसेज ऑडियंस के लिए कि आपकी फिल्म देखने वो आ जाए। एंटरटेनमेंट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो आप सोच रहे हैं ये कहानी वो नहीं है। आई थिंक ये बहुत डिफरेंट है, तो थ्रिलिंग है, सस्पेंसफुल है, और 2 कारण, एक ये कारण और एक वो कारण आप शक्ल पे जूम कर सकते हैं। आपने परमवीर सर को छोड़ दिया है? वो तो है ही, ब्यूटी विद ब्रेन्स है। फिर हम लोग लड़कियों के सामने ना थोड़े लड़कों की मतलब कोई नोटिस कम होते हैं लोग। तो ये मेरे साथ है द ग्रेट पंजाब रॉबरी की टीम। 7 अगस्त आप अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लीजिए, क्योंकि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही है। आपको चोर
पुलिस, इवन जर्नलिस्ट, और सारी मेहनत है डायरेक्टर की। थैंक यू एवरीवन एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपकी फिल्म बहुत पैसा कमाए और अच्छे रिव्यूज़ भी पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन, कुछ देर बैठे, कुछ मजेदार चुगलियां करें चुगलखोर आंटी के साथ। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल फितूर की। अब सौम्या कई मुश्किलों से गुजर चुकी है अपनी जिंदगी में। है दोस्ती का हाथ जीत ने उसकी तरफ बढ़ाया, तो ऐसे में अब सौम्या की बारी आई है दोस्ती निभाने की। अब कॉलेज में खुद उसके पिता ने सबसे मुश्किल पेपर तैयार किया है। जीत के हाथ में चोट लगी है, ऐसे में अब सौम्या अपने घर के खिलाफ जाकर जीत की मदद करेगी और यहीं से शुरू होगा प्यार का सिलसिला। अगर मैं ये कहूँ कि आगे जाकर जीत और सौम्या की जोड़ी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी, तो ये गलत नहीं होगा। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीत सर का पेपर मैं लिखूंगी। अगर इसे नहीं हटाया तो जीत अगले एग्जाम में भी टॉप कर लेगा। अच्छी तरह जानता हूँ इसे यहाँ से कौन हटा सकता है। अरे तूने उस लड़के को अपने बाप से ज्यादा अहमियत दी। मेरा सर शर्म से झुका दिया तूने। मेरी परवरिश में कमी रह गई। सॉरी पापा। मुझसे तो बात ही मत करना। पापा मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। पापा एक बार मेरी बात सुनिए पापा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल शहर की। अब आपको लगेगा कि शहर सीरियल की कहानी में मैं आपको बार बार एक ही चीज कहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेकर्स भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब देखो जब शहर की माँ को लेकर ही बातें चलती रहती है माहिद और शहर के बीच। अब जिसको इस दुनिया से जाना था वो चली गई। फिर ऐसे में हम यही कहेंगे कि शहर और माहिद के बीच क्या कभी कुछ हो नहीं सकता है? क्या आपकी कलम कुछ अच्छा ट्रैक नहीं लिख सकती है? अब ये रोने धोने का ट्रैक बहुत हो गया है। कुछ लिखना है तो अच्छा लिखो। मैं तो यही गुजारिश करूंगी। बधाई होने की। डॉक्टर बनकर आप उनका नाम रोशन कर रहे हैं। आखिरकार आपने वो करके दिखाया जो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब माहिरा को पता चल गया है कि जिससे उसने दोस्ती की थी वो तो दमानी का बेटा निकला। वहीं दूसरी ओर अरमान को अभी पता नहीं चला है माहिरा जिस लड़के के साथ जयपुर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि दमानीस का बेटा है। अब अबीरा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी जब उसे बाप और बेटी के बीच ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके चलते इनके बीच कोई दूरियां ना आए। ये तो कबीर है। अरे जिसके साथ मैं कैब में जयपुर से आई हूँ। इसकी फोटो न्यूज़पेपर में क्यों है? मतलब तेरा दोस्त कबीर दमानीस का बेटा है? अबीरा, उदमानीज, उनके बेटे, उनके दोस्त सब एक जैसे। घमंड के नशे में चूर और एक नंबर के झगड़ा दो। नो कबीर दमानीस कबीर नहीं। आगे चुगली लाई हूँ तुम देना साथ मेरा की, जहाँ पर अब इस बात का एहसास हो गया है अपराजिता को कि उसे भी रक्षित से प्यार है। अपने कानों की बाली वो रक्षित के घर छोड़ आई है और हम जानते हैं कि रक्षित तो पहले से ही अपराजिता के प्यार में है।
फिर ऐसे में वो अपराजिता की कान की बालियां भला कैसे न लाता। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रक्षित की कंपनी में जो झोल चल रहा है ना, उस झोल को बेनकाब करेगी अपराजिता। ये भी क्या नया फैशन स्टाइल है, मतलब एक झुमका। कौन क्या झुमका? रक्षित सर के घर पे तो नहीं भूल गई? अपराजिता की आप यहाँ अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गंगा माई की बेटियां की। अब भाई एक तरफ अनुपमा में कुकिंग कंपटीशन चल रहा है तो दूसरी तरफ गंगा माई की बेटियां में भी अक्सर ऐसा होता है कि सेम ट्रैक सीरियल्स में चलते हैं। अब एक तरफ अनुपमा है, दूसरी तरफ गंगा माई, दोनों ही हार नहीं मानेंगी, इतना तो आप सब जान ही गए होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गंगा माई भी कंपटीशन जीत जाएगी और अनुपमा भी। ये है काली पट्टी। सारे प्रतियोगी अपने सहयोगी की आंख पर बांधेंगे जब वो सामान लेने जाएंगे। इससे हम क्या बनाएंगे? आग बनाई तो हमें समझ नहीं आया, क्या करेंगे माँ? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। अब शादी के बाद अनु ऑफिस आई है। आर्यवर्धन ने अपनी पत्नी अनु की आरती उतारी। अब अनु के ऑफिस में आने से मीरा का खेल खत्म हो सकता है। उसने कंपनी को बर्बाद करने के लिए जो चाल चली है, उस चाल में अब वो कामयाब नहीं होगी। ये अनु मेरे हर काम में रुकावट डालने आ ही जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।